Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings A Quran. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jamal and welcome to my lecture series. So this is a continuity lecture for my ongoing current affairs series. So this is another lecture. I hope you all are doing good and staying home, staying safe. Okay, so let's get on to our lecture today. So our first question is, Eronet recently seen in news is related to which of the following? So नीचे आपको options देने हैं, आपको बताना है कि जो ये Eronet है वो किस चीज़ के साथ linked है. Number 1, a software used in brain mapping. Number 2, a new internet technology discovered by Switzerland. C, database of Election Commission of India. और ऑप्शन नंबर डी, इज इट अ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन क्रिप्टोकरेंसी. ओके, अगर हम बात करें एरोनेट की तो आप याद रखिएगा एरोनेट एक वेब पोर्टल है जो लॉन्च किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 में. It provides hassle-free service to the citizens of India for the registration of their voter IDs to choose, ताकि वो चूज कर सके अगर उनको चेंज करना है the state in which they want to enroll as voters. Now it is a standard database scheme और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको अवार्ड भी मिला है फॉर एरोनेट के लिए. सो इसीलिए हालांकि ये लॉन्च 2018 में हुआ था लेकिन इसको एक सिल्वर प्राइज मिला है बाय क्या नाम है, एरोनेट को एक सिल्वर प्राइज मिला है. किसको मिला है? इलेक्शन कमीशन को मिला है फॉर एरोनेट के लिए. इसीलिए एरोनेट जो है इट हैज़ अगेन कम इन न्यूज़. और अगर हम बात करें तो ये किस चीज़ के रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका डेटाबेस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अगर हम एरोनेट की बात करें, बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरोनेट जितने भी आपकी स्टेट्स थी दे वर यूजिंग ERMS. तो अगर आपको पेपर में आए कि एरोनेट से पहले क्या यूज़ हो रहा था, एरोनेट से पहले जो यूज़ हो रहा था दैट वाज द ERMS सॉफ्टवेयर फॉर स्टेट स्पेसिफिक इनरोलमेंट मैनेजमेंट. और अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? अब हम यूज़ कर रहे हैं एरोनेट को. और ये है क्या? ये एक हैसल फ्री सर्विस है जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिया गया है फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्टरिंग टू देयर वोटर IDs. तो ये क्या है? इलेक्शन की बात है तो ऑब्वियसली वोटर IDs को रजिस्टर करने के लिए ये एक ऑनलाइन वेब पोर्टल है. अगर हम बात करें कि ये किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है तो आप याद रखिएगा कि नेट फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग एरोनेट. तो एरोनेट को डेवलप करने के लिए हमने कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया? वी हैव यूज नेट फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी. एम आई क्लियर? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is FALOLEX, FAOLEX is a electronic collection of national laws, regulation and policies on number 1, is it food and agriculture? Number 2, national resource management. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है या नन ऑफ दीज सही है. तो याद रखिएगा फॉर FALOLEX ऑप्शन बोथ आर correct. Now it is a world's largest electronic collection. Now FALOLEX है क्या? ये एक वर्ल्ड का largest electronic collection है for all the national laws and regulation. और इसी के साथ साथ जितनी भी आपकी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं फूड, एग्रीकल्चर और रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को लेके, वो सब की सब जो है उसका लार्जेस्ट कलेक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक वो FALOLEX आपका है. तो इसके दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं. दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन इन्वायरमेंटल लॉज ग्लोबली. तो आप ये भी याद रखना, अगर आप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का वो करेंगे, ऑनलाइन उस पर जाएंगे, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. बट आप इतना ही याद रखें कि ये है क्या? ये एक वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन है आपके नेशनल लॉज, रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर भी, फूड एंड एग्रीकल्चर को लेकर भी और रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर भी. ये आप इतना याद रखो, दैट इज क्वाइट इनफ. ठीक है, ऑल राइट. सो क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is consider the following events in the Indian national movement. ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है.
Number 1, Gandhi Irwin Pact. Number 2, Pune Pact. Number 3, Karachi Session of International Congress. And number 4, Individual सत्याग्रह. तो आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन सबको लगाना है और आपने बताना है कि सबसे पहले क्या चीज़ हुई, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ. नाउ अगर हम गांधी इरविन पैक्ट की बात करें तो ये कब हुआ था? 1931 में. कब हुआ था जी आपका? 1931 में. और अगर हम डेट की बात करें तो वो हुआ था March 5. ठीक है. पूना पैक्ट की बात किया जाए, पूना पैक्ट का भी बहुत बड़ा योगदान रह चुका है हमारे इंडियन हिस्ट्री में. सो 1932 पूना पैक्ट. कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अगेन 1931. लेकिन अगर हम बात करें डेट की तो ये मार्च 26 के अराउंड हुआ था. मार्च 26. इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करें तो ये 1940 से लेकर 41 के बीच में हुआ था. तो ये हमारी आगे डेट्स. अब हमने इनको ऐड करना है कि कैसे कैसे ये आएगा. सो नंबर 1 पे कौन है आपका? गांधी इरविन पैक्ट. उसके बाद कराची सेशन, उसके बाद पूना पैक्ट और उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह. सो 1, 3, 2, 4. सो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो गया. सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट 1931 मार्च 5, पूना पैक्ट 1932, कराची सेशन ऑफ आईएनसी 1931 मार्च 26, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 से लेके 1941 के बीच में. क्लियर? ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is Accessible India campaign is related to what? Number 1, is it related to environment? Number 2, is related to public buses? Number 3, is it for housing? और number D, is it for none of the above? याद रखिएगा Accessible India campaign की अगर हम बात करें तो it is related to public buses. लेस देन 7%, कितना? लेस देन 7% ऑफ पब्लिक बसेस जो हमारी कंट्री में है वो फुली एक्सेसिबल है व्हील चेयर यूजर्स के लिए. मतलब पीपल हु आर हैंडीकैप या जो क्या कहते हैं हैंडीकैप है और व्हील चेयर का यूज़ करते हैं उनके लिए फुली एक्सेसिबल हमारी पब्लिक बसेस नहीं है. नाउ गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया था इट वाज टू बी इट इज़ जून 2022 तक उसको रखा गया. अब याद रखिएगा जब ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ था आर प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, सो इट वाज 2015 में ये लॉन्च हुआ था जिसमें डेडलाइन दिया गया था 2018. ठीक है, जिसमें कहा गया था द डेडलाइन फॉर मेकिंग एटलीस्ट 25% पब्लिक बसेस, मतलब 100% नहीं 25% तक जो बसेस हैं अगर हम उनको फुल्ली एक्सेसिबल कर लेंगे तो कब तक कहा गया था? 2018 तक हमको 25% करना था. बट वो हो ना सका, सिर्फ 7% ही अभी तक हुआ है, जिसके चलते अब इसको डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है और अब नई जो डेडलाइन रख दी गई है दैट इज 2022, जून 2022 तक. तो अब द न्यू डेडलाइन इज जून 2022, जबकि इनिशियली इट वाज मार्च 2018 जिसमें हमको 25% तक जो भी व्हील चेयर यूजर्स हैं उनके लिए फुल्ली एक्सेसिबल जो थी हमको पब्लिक बसेस करनी थी, जो हमसे हो ना सका. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 5. Who won the Kerala Gandhi Award? That is Thosi Lali Shrestha. I hope I'm pronouncing it right. Is it number 1, a coconut climber? Is it an environmentalist? Is it a musician? Or is it none of the above? तो याद रखिएगा इस बार जो केरला गवर्नमेंट ने ये अवार्ड जो दिया है वो किनको दिया है? वो एक कोकोनट क्लाइंबर को मिला है. अब जो ये अवार्ड है इट इज़ बाय द गवर्नमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन स्किल्स. मतलब आपको स्किल्स के मद्देनज़र पे आपको जो है ये अवार्ड दिया जाता है और जो विनर्स हैं वो सिलेक्ट होते हैं वेरियस कैटेगरीज के, मतलब वेरियस सेक्टर से हम उनको ले सकते हैं. दे कैन बी सिक्योरिटी गार्ड्स, दे कैन बी वर्कर्स, दे कैन बी कंस्ट्रक्शन अवार्ड्स, दे कैन बी हाउसमेड्स, दे कैन बी सेल्समैन और सेल्स वेमेन, कोई भी ये हो सकते हैं. कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी इसको जो है इस अवार्ड का विनर हो सकता है. और अगर हम इस बारी की बात करें तो एक कोकोनट क्लाइंबर ने ये अवार्ड जो है वो जीता है. ठीक. वेलकम एवरीवन. गाइस, जेकेपीएसआई की 800 पोस्ट रिकमेंड हो चुकी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है. अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए इमीडिएटली प्रिपरेशन शुरू करें. और इस प्रिपरेशन में विंग्स एक उड़ान आपके साथ है. गाइस, वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन कम ऑफलाइन एसआई कोर्स. मतलब ये कि आप इमीडिएटली अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया जाता है
आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वो अमाउंट जो आप ऑनलाइन पे करेंगे वो ऑफलाइन में से डिडक्ट हो जाएगा। और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते, जो फार फ्लंग एरियाज से हैं, उन लोगों को बता दूं कि हम आपको प्रॉपर मेंटर करते रहेंगे, प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऑफलाइन कोर्स में उठाया जा सकता है। दोस्तों, विंग्स एक उड़ान से पहले आई वॉज द फाउंडर ऑफ RS अकेडमी, जिसपे मोर देन 50 स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन होती है JKPSI। तो दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन विंग्स एक उड़ान के प्लेटफॉर्म से JKPSI को दें। तो दोस्तों, बेटर क्वालिटी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें विंग्स एक उड़ान ऐप। उस ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके आपको हमारा कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। और अकाउंट्स के न्यूली एडेड टॉपिक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है विंग्स एक उड़ान की ऐप। उसके स्टोर में जाइए, वहां पर आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इज सन भाग्य स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन विच ईयर। ठीक है, नाउ पहली बात तो ये सन नहीं है, ये सौभाग्य है, SAU है। ठीक है, सो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। आई विल पुट द PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जस्ट मेक अ करेक्शन। इट इज सौभाग्य स्कीम। ये कब आपका अनाउंस हुआ था? अगर हम सौभाग्य स्कीम की बात करें, सो इट स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। हर घर योजना, तो आप ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सहज बिजली हर घर योजना, विच स्टैंड्स फॉर सौभाग्य स्कीम। व्हेन वाज इट लॉन्च्ड? इट वाज लॉन्च्ड इन 2017। इसको 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। एंड जो ये स्कीम है, इट इज इन लाइन विद व्हाट? इट इज इन लाइन विद DDU-GJY. What does DDU-GJY stands for? It stands for Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. What is it stands for? It stands for Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. अब क्यों लाइंड अप है इसके साथ? क्योंकि हमको क्या कहते हैं, हर घर बिजली योजना, हर घर बिजली पहुंचानी है, तो हमको पैसा भी चाहिए। सो दिस इज लाइक अ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो ये इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अंडर दिस स्कीम। मतलब जो आपका सौभाग्य स्कीम है, उस स्कीम के अंडर दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल द हाउस होल्ड्स। मतलब सिर्फ गरीब नहीं, पीपल हु आर अबव द पॉवर्टी लाइन ऑल्सो, उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। फ़र्क इतना है कि जो रूरल फैमिलीज़ हैं उनको तो 100% पहुंचाया जाएगा, बट जो रूरल एरियाज़ में जो लोग आते हैं, उनमें जो गरीब तकदे के लोग हैं, मतलब जो नॉट वेरी रिच, हु आर पुअर पीपल, उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। जबकि जो आप अर्बन एरियाज़ में आपके पुअर फैमिलीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा, जबकि रूरल में आपके हर फैमिली को ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब गरीब हैं, अमीर हैं, कैसे पता कैसे चलेगा? तो जो डेटाबेस यूज़ होगा वो यूज़ होगा आपके 2011 का। ठीक है, तो 2011 के डेटाबेस को यूज़ करके ये पूरा का पूरा किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका डेटाबेस में नाम नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। पीपल जिनका क्या कहते हैं कवर नहीं होते हैं इस डेटाबेस के अंडर, उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोवाइडेड कि उनको इस स्कीम के लिए 500 रुपये एज अ पेमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद द इलेक्ट्रिफिकेशन विल बी प्रोवाइडेड एट देयर प्लेसेस ऑल्सो। ठीक है, अब याद रखिएगा इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, मतलब कौन सी ऐसी एजेंसी है जो इसकी विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, दैट इज REC। ठीक है, सो REC स्टैंड फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। सो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो है इसका नोडल एजेंसी है। सो क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इज द नोडल एजेंसी। फाइन, एंड व्हाट डज सौभाग्य स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर सहज बिजली हर घर योजना, लॉन्च्ड इन 2017। और आगे प्रधानमंत्री भी लगा देना। ठीक है, सो इट इज़ ओपन फॉर रूरल और अर्बन, इट इज़ ओपन फॉर बोथ, प्रोवाइडेड अर्बन में सिर्फ पुअर फैमिलीज, रूरल में अबव द पॉवर्टी लाइन एंड पुअर फैमिलीज, दोनों के दोनों इसमें कवर है। कौन से डेटाबेस ले रहे हैं हम? 2011 के डेटाबेस के ऊपर हम काम करने वाले हैं। क्लियर? ऑल राइट, Question number 7. Question number 7 is, which among the following is an official fruit of Kerala? तो केरला का इनमें से कौन सा ऑफिशियल फ्रूट है? नंबर 1, is it coconut,
ऑप्शन नंबर बी, इज इट ड्रैगन फ्रूट? ऑप्शन नंबर सी, इज इट जैक फ्रूट? और ऑप्शन नंबर डी, इज इट पाइनएप्पल? सो याद रखिएगा, अगर हम केरला की बात करें सो इट इज जैक फ्रूट। तो जैक फ्रूट जो है आपका लार्जेस्ट ट्री ब्रोन फॉरेस्ट फ्रूट जो है विच इज़ नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव टेस्ट एंड अरोमा। एक अगर आपने इसका फोटो नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड इसका फोटो देखिएगा। एक बहुत बड़ा सा फ्रूट होता है एंड इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट टेस्ट एंड अरोमा। ठीक है, तो ये किसका ऑफिशियल फ्रूट है? केरला का। क्या और किसी स्टेट का ये ऑफिशियल फ्रूट है? यस, ये तमिलनाडु स्टेट का भी ऑफिशियल फ्रूट है। अब याद रखिएगा ये कौन सी, ये तो स्टेट फ्रूट आ गया। अगर हम नेशनल फ्रूट की बात करें तो ये बांग्लादेश एंड श्रीलंका, इन दोनों कंट्रीज का भी नेशनल फ्रूट है। और दो स्टेट्स जिनका ये स्टेट फ्रूट है दैट इज केरल एंड तमिलनाडु। ठीक है, ओके, अगर हम स्टेट एनिमल की बात करें केरला की, सो इट इज़ द इंडियन एलिफेंट और सिंपली द एलिफेंट। अगर हम बात करें स्टेट बर्ड की, इट इज़ द ग्रेट हॉर्नबिल। अगर हम बात करें स्टेट फ्लावर की, सो इट इज़ कनिकोना। व्हाट इज इट? इट इज़ कनिकोना। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज स्वीप स्टैंड्स फॉर? SVEEP का फुल फॉर्म क्या है? Is it number 1, systematic voting, educator and electoral participation? Is it systematic? Okay, so it is systematic. Systemic लिखा है, ये systematic है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये systematic है। ठीक है, ये systematic है। Systematic voters, education and electoral participation. It is systematic volume of education and electoral participation or none of the above. अगर हम स्वीप की बात करें so the full form is systematic voters education and electoral participation program. अब याद रखिएगा ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मैंने पहले भी बताया था कोई भी प्रोग्राम स्कीम योजना के आगे अगर फ्लैगशिप लग जाए इट मीन्स दैट दीज योजना स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है बाय हु? ECI। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है फॉर वोटर एजुकेशन। मतलब जो अब जितना भी क्राउड वोट करने वाला है 18 से उम्र के ऊपर वाला है उनको एजुकेट करना, उनमें अवेयरनेस फैलाना कि उन वोटिंग इस क्या अहमियत रखता है वोट, और प्रमोट करना है वोटर लिटरेसी इन इंडिया। ऐसे कितने लोग हैं जो वोटिंग एज में आते हैं पर फिर भी वोट नहीं करते। सो इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसने वोटर को एजुकेट करना है, वोटर को अवेयर करना है और प्रमोट करना है वोटर लिटरेसी इन इंडिया। प्राइमरी गोल इज टू बिल्ड अ ट्रूली पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। अगर सब पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो सही डेमोक्रेसी होगा। सो प्राइमरी गोल क्या है स्वीप का? इट इज टू बिल्ड अ ट्रूली पार्टिसिपेटेड डेमोक्रेसी इन इंडिया बाय इनकरेजिंग व्हाट? बाय इनकरेजिंग ऑल द एलिजिबल वोटर्स टू गो एंड वोट एंड इलेक्शन के टाइम पे अपना डिसीजन दे, अपनी क्या कहते हैं अपना योगदान दे और एक बेटर डेमोक्रेसी की तरफ जो है इंडिया लीड करे। जबकि हमारी जो कंट्री है इट इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, ओके। अब हुआ क्या है कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया डेली यूज़ आइटम्स। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें आपके असम गवर्नमेंट की, ठीक है, उन्होंने कॉम को यूज़ किया है। कॉम क्या होता है? कंगा, जिससे हम बाल बनाते हैं ना, कॉम को यूज़ किया है और उसके ऊपर स्वीप मैसेजेस लिखे हैं। स्वीप मतलब लिटरेसी प्रोवाइड करना है, तो उसके ऊपर मैसेज लिखे गए हैं जिसमें इनकरेज किया गया है कि वोटिंग करना कितना ज़रूरी है और जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं दे ऑल मस्ट वोट। नाउ चूजिंग दीज सिंपल एसेंशियल्स जैसे कि कॉम वगैरह, वो एक इट इज़ जस्ट टू रिमाइंड पीपल, लोगों को रिमाइंड करना है हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एज अ सिविलियन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और कॉम तो हम सब यूज़ करते हैं, दिन में 10-10 बार यूज़ करते हैं। सो डेली बेसिस के ऊपर हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमको बताने के लिए जो है स्वीप मैसेजेस जो है हमारी डेली यूज़ आइटम्स के ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे कि असम की अगर हम बात करें तो उन्होंने कॉम को यूज़ किया है एज वोटर फॉर वोटर लिटरेसी। क्लियर? Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आप लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा।
गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रखे हैं। सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम। ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, धुरीना ऐप। ओके तो क्या था इसका आंसर जी? इसका आंसर आ गया आपका सिस्टमैटिक। ये सिस्टमिक नहीं है, इसको प्लीज चेंज करिएगा, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। डन। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 9। Arjun Main Battle Tank MBT Mk1A is indigenously made by who? Is it number 1 DRDO or is it number B CURVE? सबसे पहले CUR नहीं है, CVR है, तो इसको चेंज करिए और लिखिए CVR। क्या गलत है? CVRDE, ठीक है, CVRDE है और ये DRDO है, ठीक है। सो CVRDE, ठीक है। सॉरी, इट्स टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग का मिस्टेक हो गया। आई शुड हैव प्रूफ रीड इट, बट चलो कोई बात नहीं, आई मेड द करेक्शन अभी, ठीक है। सो DRDO, CVRDE, इन दोनों में से कोई भी नहीं या बोथ। तो याद रखिएगा, अगर हम अर्जुन मेन बैटल टैंक की बात करें, इट इज इंडिजीनियसली, मतलब हिंदुस्तान के द्वारा बनाया गया है और दोनों ने मिलके बनाया है। और जो अर्जुन मेन बैटल टैंक है, ये सिंबलाइज करता है मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर, मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर, ठीक है, क्योंकि अब हम आत्मनिर्भर भारत हैं। सो सेल्फ रिलायंट इन द डिफेंस सेक्टर, की हम लोग सेल्फ रिलायंट हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये किसने बनाया है? CVRDE, DRDO अलॉन्ग विद, इसी के साथ साथ अलॉन्ग विद 15 academic institutions, 8 labs and MSMEs, इन सब ने मिलकर जो है ये आपका अर्जुन मेन बैटल टैंक बनाया है, ठीक है। नाउ DRDO के बारे में सबको पता होता है। अगर हम CVRD की बात करें, इट स्टैंड्स फॉर कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, research and development establishment. So combat vehicle research and development establishment, this stands for CVRDE, और ये DRDO और आपका CVRDE दोनों के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक। All right, so question number 10 is Ma scheme comes under which ministry? Is it Ministry of Health and Family Welfare? Is it Ministry of New and Renewable Energy? Is it Ministry of Commerce and Industry? तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो माँ स्कीम stands for what? It stands for Mother Absolute Affection. So it stands for Mother Absolute Affection. Now the project has been named so. अब देखो, माँ का शब्द सुन के सबको कहीं ना कहीं एक वो आ जाता है, प्यार आ जाता है और एक इनक्लाइन आप हो जाते हो इस चीज़ की तरफ। सो दिस प्रोजेक्ट इज नेम्ड सो, ताकि बताया जाए, सिग्निफाई किया जाए कि हाउ मच सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर अ लैक्टेटिंग मदर, मतलब अ मदर हु इज ब्रेस्ट फीडिंग, उसको कितना सपोर्ट चाहिए होता है फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स। नाउ इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ Health and Family Welfare, and this is to promote breastfeeding and counseling services, ताकि जो breast feeding mothers हैं उनको support दिया जा सके, ठीक है। So what does it stand for? It stands for Mother Absolute Affection. Now इसमें दो चीज़ें याद रखिएगा, एक तो मैंने आपको माँ स्कीम के बारे में बता दिया, एक और स्कीम है that is माँ स्कीम। एक आ गया MAA वाला माँ, एक आ गया MAA वाला माँ, छोटा वाला ए, ठीक है, स्मॉल लेटर वाला। ना ये जो स्मॉल लेटर वाला माँ है ना, MAA छोटा लेटर वाला माँ, इट इज़ बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ये वेस्ट बंगाल स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, एंड दिस इज टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड मील टू पुअर, ठीक है।
सब्सिडाइज मील टू पुअर, उनको प्रोवाइड करने के लिए ये मास स्कीम स्टार्ट किया गया है बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। कितने रुपए में? 5 रुपए में आपको राइस, दाल, वेजिटेबल, एग करी मिलेगा खाने को। ठीक है, सो ये सब कितने में मिल रहा है आपको? 5 रुपए में मिल रहा है। अब सब्सिडाइज्ड है तो कितना सब्सिडी मिल रहा है? 15 रुपए का सब्सिडी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। किस स्टेट के द्वारा? वेस्ट बंगाल स्टेट के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया है। क्लियर? ओके, all right, so next is, which is the first product of India to be awarded with GI tag? ओके, सो अगर हम बात करें फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया जिसको जीआई टैग मिला गया है, दैट इज नंबर 1, इट इज़ द चन्नापटना टॉयज, इट इज़ द अल्फांसो मैंगोज, इज इट दार्जिलिंग टी और इज इट जम्मा कलम। याद रखिएगा ये सब के सब आपके जीआई टैग वाले हैं, लेकिन जो फर्स्ट था इट इज़ योर दार्जिलिंग टी। ठीक है, सो ये दार्जिलिंग टी जो है इट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया टू बी गिवन एज द जीआई टैग। और अगर हम चन्नापटना टॉयज की बात करें तो अभी इसकी ई मार्केटिंग करने की भी बात की जा रही है कि इनकी ई मार्केटिंग करो, इनको और ज़्यादा प्रमोट वगैरह करो। डन? ओके, अगर हम चन्नापटना टॉयज की बात करें, इट इज़ बिलीव्ड कि इट केम इनटू, मतलब जो ये टॉयज आप इनकी फोटोज देखना कि ये बहुत पुराने टाइम से, मतलब इट इज़ बिलीव्ड कि टीपू सुल्तान ने पर्शियन आर्टिस्ट्स को लाया था इन टॉयज़ को बनाने में, और तब से लेके अब तक जो है ये इंडिया में बनते आ रहे हैं और इनको जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, सो अगर हम फर्स्ट की बात करें इट इज़ दार्जिलिंग टी। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज इंडियाज इट इज इंडियाज रैंक, सॉरी ओके रुक जाइए मैं बोल देती हूँ, आप याद रखिएगा। व्हाट इज इंडियाज रैंक? इंडिया का रैंक क्या है इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? नंबर 1 इज इट 99, नंबर 2 इज इट 98, नंबर 3 इज इट 97 और नंबर डी इज इट 101। सबसे पहले तो आप 98 को काट के 94 कीजिए। ठीक है, अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2020 में, तो इंडिया का रैंक है 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। तो इनमें से एक भी ऑप्शन 94 का दिया नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको बोला आप 98 काट लीजिए, 99 कुछ भी काट के 94 कर दीजिए, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज 94। सो इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। Now, with this rank, India comes under the serious hunger category. So, serious hunger category में हम लोग आ चुके हैं। Hunger, ओहो, serious hunger category. So, हम serious hunger category में आते हैं, जो हमने बहुत 94 रैंक लिया है हमने 107 कंट्रीज में से। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल हमने क्या रैंक लिया था? हमने 102 रैंक लिया था आउट ऑफ 117 कंट्रीज। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो ये इंडेक्स पब्लिश कौन करता है? याद रखिएगा ये एक जॉइंटली पब्लिश्ड इंडेक्स है। कौन कौन करता है इसको? एक तो करता है आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड with हंगर हाई लाइफ। तो ये दोनों जॉइंटली जो है इसको रिपोर्ट को पब्लिश, इंडेक्स को पब्लिश करते हैं, और इंडिया का रैंक है जी 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज फॉर द ईयर 2020। डन? चलो, नेक्स्ट इज व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2021? तो इस साल वर्ल्ड वाटर डे का क्या थीम था? थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डेज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, पर थीम्स आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ल्ड वाटर डे का, तो मार्च 22 को हम हर साल जो है ये वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। और अगर हम इस साल के थीम की बात करें, इट इज़ वैल्यूइंग वाटर। तो हमको वाटर को वैल्यू करना है, और यही है हमारा वर्ल्ड वाटर डे 2021 का थीम। ठीक, ऑल राइट। Question number 14 is, how many rings are present in Olympic symbol
जो ओलंपिक का सिंबल होता है उसमें कितनी रिंग्स होती हैं? तो याद रखिएगा कितनी रिंग्स हैं? आपकी 5 रिंग्स होती हैं। अब ये 5 रिंग्स क्या सिंबलाइज़ करती हैं? ये डिज़ाइन किया गया है इस तरीके से कि ये 5 कॉन्टिनेंट्स को सिंबलाइज़ करती हैं। कौन-कौन से रंग हैं? आपका ब्लू है, आपका रेड है, आपका ग्रीन है, आपका ब्लैक है और आपका येलो है। ब्लू की बात किया जाए तो ये ओशिनिया, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, सो ओशिनिया। रेड की बात किया जाए सो इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकाज़, दैट इज़ साउथ एंड नॉर्थ दोनों को आ गया। ग्रीन स्टैंड्स फॉर एशिया, जिसमें हम आते हैं, हिंदुस्तान आता है। ब्लैक की बात किया जाए तो यूरोप और येलो की बात किया जाए तो अफ्रीका। ठीक है? सो ब्लू स्टैंड्स फॉर ओशिनिया, आसान है याद रखना। रेड इज़ फॉर अमेरिका, साउथ एंड नॉर्थ बोथ। ग्रीन फॉर एशिया, हम बड़े हरे भरे टाइप के लोग हैं, सो एशिया इज़ फॉर ग्रीन। ब्लैक इज़ फॉर यूरोप एंड येलो इज़ फॉर अफ्रीका। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज क्लियरेस्ट रिवर? तो इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो इंडिया की क्लियरेस्ट रिवर है? नंबर 1 इज इट द चंबल रिवर, नंबर 2 इज इट द उमगोट रिवर, नंबर 3 इज इट द मंडोवी रिवर और नंबर 4 इट इज़ द तीस्ता रिवर। तो याद रखिएगा अगर हम इंडिया की क्लियरेस्ट रिवर की बात किया जाए सो इट इज़ उमगोट रिवर, और ये कहाँ पे है? ये मेघालय में है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये आपका मेघालय में है और ये इंडिया की क्लियरेस्ट रिवर है। ठीक है, सो आज हमने 15 क्वेश्चंस लिए एंड आई विल सी यू टुमारो आई विल गेट अनदर लेक्चर सीरीज। आपके फिर से MCQs आ जाएंगे आपके करंट अफेयर्स के ऊपर। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।